हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 15 इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी। तो ये जो लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी है, इसमें हम कवर अप करेंगे फ्रॉम द ईयर 1985 टू 90। सो इसमें अब हम देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने फॉलो किया था एक एडहॉकिस्ट पॉलिसी इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी अंटिल द मिड 80s। तो उस टाइम में, जब स्टार्टिंग के टाइम में, जो अगर हम 80s वगैरह की बात करें, उस टाइम जब ये फिस्कल पॉलिसी बना था, उसका जो है एक वो एम की अगर हम बात करते हैं, जो हम लक्ष्य की बात करते हैं, उसका कोई प्रॉपर जो है एक लक्ष्य नहीं था, प्रॉपर एक उसका कोई डायरेक्शन नहीं था, प्रॉपर उनको पता नहीं था कि हम बस बनाए जाने की एक्चुअल हमको, जो हम जैसे अब बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है या इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसा कुछ जो है सही से सीधा हमारे पास जो है प्रॉपर तरीके से जो है नहीं था हमारे पास ऑब्जेक्टिव। एंड ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो धीरे धीरे इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह की मदद से ही आए हैं। 80s के टाइम में ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई हम जो है एक लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी बनाएंगे, एंड ये फिस्कल पॉलिसी रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ये 5 years के जो पॉलिसीज होते हैं वो इसीलिए बने हैं। हमारा यहाँ पे मेन एम यही रहेगा कि आप जो है इस पीरियड में कुछ टारगेट्स सेट करो एंड उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करो। कुछ ना कुछ टारगेट्स जो है वो लोग सेट यहाँ पे करते रहते हैं। नाउ अकॉर्डिंगली द लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी co-terminus with the 7th 5-year plan was announced on December 1985। So December 19 को हमारे पास 1985 में we got this long term fiscal policy with your 7th 5-year plan. Now the main objective of the long term fiscal policy 1985 to 90, इसका main objective were same as those of the 7th plan, and it had been suggested that the fiscal policy should aim at keeping inflationary pressure under control. So यहाँ पे जो है main aim उनको यही बोला गया था कि आप जो है, आपको हमने long term fiscal policy बना रखा है along with the 7th 5-year plan, and आपको क्या चीज, आपका main aim क्या रहेगा, जो इन्फ्लेशन है उसको जो है काबू में रखना। इन्फ्लेशन का जो है पूरा का पूरा जो प्रेशर है, उसको आपको जो है अंडर कंट्रोल करके आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है अगर आपको इन्फ्लेशन कम करना है तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग आपको करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू योर बजट। आपका जो बजट है और आपका जो है पब्लिक बोरोइंग्स जो होते हैं, बोरोइंग्स के विथ रिस्पेक्ट में भी आपको यहाँ पे जो है प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ जो है हमारे पास एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क भी आया था, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। Now the 7th plan pattern of financing provided the financial framework for the long term fiscal policy of 1985। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जीडीपी क्या 10.1%, जितना भी आपका रिसोर्सेज है which amounts to 10.1% ऑफ आवर जीडीपी, इसको डिप्लॉय करेगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द 7th 5-year प्लान। तो जो भी आपका 7th 5-year प्लान का जो सेंट्रल कंपोनेंट है, उसके लिए जो है रिसोर्सेज, इतने रिसोर्सेज जिसका अमाउंट जो है इट शुड बी 10.1% ऑफ जीडीपी, इतना जो है हम लोग जो है स्पेंड करेंगे। बाकी देखो, हमको जो है काम करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये रिसोर्सेज आएगा कहाँ से? या तो आप जो है डोमेस्टिक बोरोइंग करोगे, या फिर आप क्या करोगे, आप बाहर से उधारी लोगे। कुछ ना कुछ तो देखो आपको जो है करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से जो है आपको जो है ये पैसा तो है वो लाना ही पड़ेगा। या तो डोमेस्टिकली आप बोरो करोगे, ओके, या फिर आप जो है एक्सटर्नली बोरो करोगे। तो ये दो जो है चीज़ें जो है, ये दोनों से हमें जो है रिसोर्स मिलेगा,
जो हमें फाइनेंस वगैरह चाहिए वो हमें मिलेगा फॉर आवर 7th 5 ईयर प्लान। जो भी 7th प्लान है हमारा, उसका जो भी टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज होना चाहिए। रिसोर्स दो तरीके से आ सकता है, या तो डोमेस्टिक बोरोइंग से या फिर नेट एक्सटर्नल फाइनेंस से, बाहर से जो है आपका आ सकता है। नाउ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको ये बोला गया कि आप भी जो है कुछ प्रतिशत जो है आप कंट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि हमको जो है रिसोर्सेज की ज़रूरत है। एंड ये बोल के पब्लिक सेक्टर को ये बोला गया कि भाई 1985-86 का अगर हम डेटा देखें तो उनको ये बोला गया आप 2.9% ऑफ GDP जो है आप कंट्रीब्यूट करोगे। सेकेंड, अगर हम जो है इसी डेटा को अगर हम कुछ साल बाद का देखें, 89-90 का अगर हम डेटा देखें तो ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज बढ़ा दिया गया, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो PSUs है उन सबको बोला गया कि भाई आप लोगों का कंट्रीब्यूशन आपको GDP में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है। सो 1985-86 में उनको बोला गया कि यू विल कंट्रीब्यूट 2.9% ऑफ GDP एंड 1989-90 में उनको ये बोला गया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को कि आप जो है GDP का 4.1% जो है आप लोग जो है कंट्रीब्यूट करोगे, यानी कि रिसोर्सेज जो है आप लोगों की तरफ से जो है इतना आना चाहिए। हाउएवर क्या इतना आ पाया? इतना एक्चुअली जो है रिसोर्सेज जो है वो आ नहीं पाया, उतना जो है जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि भाई इतना ज़्यादा आ जाएगा, बट उतना जो है नहीं आ पाया। अगर हम डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी जो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई आएगा, वो भी जो है उतना ज़्यादा नहीं आया, उतना नहीं आया डायरेक्ट टैक्स वाले के केस में। बट जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हमारे जो है इसमें आपको जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इसमें जो है जो हमने टारगेट रखा था ना उससे जो है थोड़ा ज़्यादा ही हमको अचीव हुआ। अगर हम 7th 5 ईयर प्लान की ही अगर हम बात करें तो 7th 5 ईयर प्लान में एक जो है एक चीज़ था जो हमारा नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उस एरिया में जो है बहुत जो है ज़्यादा हमें रिजल्ट उतना देखने को नहीं मिला। वो देखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि बहुत सारा हमारा रेवेन्यू जो है कई अलग अलग चीज़ों में चला गया था, जैसे कि आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट ही हमारा जो है बहुत ज़्यादा जो है पैसा वहाँ पे चला गया था। फिर अगर हम सब्सिडीज़ की बात करें, हम गवर्नमेंट जो है फूड और फर्टिलाइज़र सब्सिडी देती है, सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ जो आपका फूड सब्सिडी होता है, जो ये राशन वगैरह जो होता है जो आपको लाइक सस्ते में मिलता है, 1 रुपये में मिलता है, लाइक जो भी होता है आपको जो सस्ते में मिलता है ना, जो स्कीम से जो गवर्नमेंट देती है पॉवर्टी एलिवेशन वगैरह में, सो वो सब्सिडी में भी उसमें भी एक्चुअल पैसा तो लगता ही है ना, तो वो जो एक्चुअल पैसा है उसमें भी हमारे रेवेन्यूज़ जो है उसमें काफ़ी सारा रेवेन्यू वहाँ पे चला गया हमारा पैसा। एंड जो आपका एग्रीकल्चर है, अगर हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो फर्टिलाइज़र का जितना भी सब्सिडी दिया गया है वहाँ पे भी जो है हमारा पैसा निकल गया। फिर एक मेजर जगह था कि डिफेंस में, डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह में, डिफेंस में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ उसमें भी हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है रेवेन्यू चला गया। और इस तरीके से हमारे जो नॉन प्लान रेवेन्यूज़ है बहुत ज़्यादा जो है हमारा ड्रेन आउट कर गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक्चुअली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा था, एंड वो इन तीनों जगह जो है मेनली गया इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ गया था। मतलब यानी कि हमने जो भी उधारी ले रखी थी बाहर से या फिर अपने डोमेस्टिकली ही या फिर एक्सटर्नल, देखो दो जगह से ही हम उधारी ले सकते हैं, या तो आप डोमेस्टिकली जो है उधारी लोगे, गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिकली लेगी, या फिर सेकेंड वो क्या करेगी, एक्सटर्नल जो है हमें बोरो करना पड़ेगा बाहर से, बाहर विदेशों से, बाहर की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ से हमें जो है पैसा उधारी करना पड़ेगा। सो जब हम पैसा उधार लेते हैं हमें कुछ ना कुछ हर महीने जो है इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज़ दिस इंटरेस्ट पेमेंट। और वो हमारा रेवेन्यू जो हमने कमाया होता है ना उसमें से ही खा जाता है, वो सब्सिडीज़ खा गया। एंड और जो डिफेंस है, डिफेंस में जितना भी जो पैसा लग रहा था वो सारा जो है वो वहाँ पे चला गया। देखो अब जो बाहर से जो हमने उधारी लिया गया वो तो हमें देना ही देना है ना, प्लस जो गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान दिया कि भाई हम जो है डोमेस्टिकली इतना ज़्यादा उधारी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि डोमेस्टिक बोरोइंग बहुत ज़्यादा हो गया तो हम एक जो है फिजिकली मैनेजेबल लिमिट, हमने जो है एक लिमिट बना रखी कि भाई फिजिकल मैनेजेबल एक लिमिट जो है, इस लिमिट के अंदर रह के या बोरो करोगे डोमेस्टिकली। जब अपनों से बोरो करते हो आप कम ही बोरो करोगे, ज़्यादा मत, इतना भी मत करो कि भाई आप जो है फिर दे ही ना पाओ। अगर हम टैक्स स्ट्रक्चर की ही बात करें इंडिया की, अगर इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर किस हिसाब से था, अब मेनली अगर आप देखोगे तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ज़्यादा था हमारा।
इनडायरेक्ट टैक्स से जो है ज़्यादा रेवेन्यू जो है हमको मिलता था. नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टेडीली रोज फ्रॉम 71% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू इन 1960-61 टू 78% इन 70-71. सो अगर हम जो है डेटा देखें, ओके, लेट्स सी द डेटा. तो डेटा अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है, तो 1960-61 का अगर हम फिगर देखें तो इट वाज 71%. और ये परसेंटेज देखो आपका ये राइज कर गया ना. 70-71 का अगर हम फिगर देखें इट रोज टू 78%. जो हम इनडायरेक्ट टैक्स की यहाँ बात कर रहे हैं, परसेंटेज जो है 71% था 60-61 में, 70-71 में 78% था. और अगर हम 85-86 का डेटा देखें तो फर्दर जो है ये बढ़ता ही जो है बढ़ता चला जा रहा है आपका. ये 85% तक जो है होता चला गया. तो जो हमारा जो लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी जो हमने बना रखा था उसमें यही बोला गया था कि भाई आप जो है आप एक स्ट्रॉन्ग नीड फील हुआ कि भाई जो इनकम टैक्स है और जो कॉर्पोरेशन टैक्स है उसको जो है आपको जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा. तो उसको बढ़ाने के चक्कर में जो है हमने जो है एक टैक्स रिफॉर्म बजट फॉर 1985-86 जो हमारा 85 ये जो 1985-86 में यहाँ पे हमने जो है टैक्स रिफॉर्म्स, तो यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म्स जो है यहाँ पे हमने जो स्टार्ट किया उसमें क्या हुआ था कि भाई जो इनकम टैक्स है इट लोवर्ड द रेट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स, सो ऑल्सो द कॉर्पोरेशन टैक्स एंड अबॉलिश द इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस. इन्वेस्टमेंट अलाउंस वगैरह को अबॉलिश कर दिया गया और जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो है थोड़ा सा जो है कम वगैरह इन लोगों ने जो है कर दिया था. ये लॉन्ग टर्म जो फिस्कल पॉलिसी है इसमें ऑल्सो हम जो है बहुत सारा देख सकते हैं, जैसे कि जो इनडायरेक्ट वगैरह टैक्स के अलावा जो हमारे जो गवर्नमेंट वगैरह से जो डायरेक्टली मिलता है, जैसे कस्टम हो गया, आपका जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह होता है, उन सब पे भी जो है उन सब पे भी काफ़ी सारे प्रपोजल्स आए थे कि भाई उसको जो है किस तरीके से जो है हम लोग जो है रिफॉर्म वगैरह कर सकते हैं. एंड इन सारा रिफॉर्म का मेन उद्देश्य क्या था भाई? यही था कि हम जो है एक अपने जो है सारा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से, सबके सब फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम जो है अपनी इकोनॉमी को जो है एक प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज करके जो है चलते चले जा सके. बट इसके भी देखो आपको क्रिटिकल अप्रेजल जो है हर जगह मिलेगा. क्रिटिक्स जो है वो लोग आए, उन्होंने बोला कि भाई क्या ये है, क्या ये चीज़ें फेवरेबल, क्या ये चीज़ें जो है वर्क करेगा कि नहीं करेगा. और उन्होंने ये बोला कि भाई क्या करेक्ट फिजिकल इम्बैलेंस, जो फिजिकल देखो कभी कभी फिजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, क्या इसकी करेक्शन करने में ये सारा चीज़ें जो है आपका मदद करनेगा कि नहीं. एंड हम जो है बहुत सारा बोलते हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है जीडीपी का, इन्होंने बोला कि जीडीपी का इतना % जो है पब्लिक सेक्टर जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देगा. पर क्या वो सब जनरेट हो पाया? देखो वो सब जनरेट नहीं हो पाया. तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में यही क्रिटिक्स जो थे उन लोगों ने इन्हीं सब जो चीज़ें जो नाकामियाँ थी, जो चीज़ें जो हम लोग जो अचीव नहीं कर पाए थे उन्हें को ही क्रिटिकल एनालिसिस करके जो है देखा गया. हाउएवर जो बिगेस्ट वीकनेस ऑफ द लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी हाउएवर हैज़ बीन इट्स लैक ऑफ कंसर्न फॉर डीपनिंग फिजिकल क्राइसिस. तो फिजिकल क्राइसिस जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा उस टाइम खतरनाक तरीके से जो है वो चलता जा रहा था. इम्बैलेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. एंड उस चक्कर में जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी ने उसको जो है एड्रेस करने के लिए ज़्यादा कुछ जो है उस टाइम पे नहीं किया था.